स्टूडेंट्स 6th क्लास। चलिए विज्ञान विषय में फिर से स्वागत है आपका। और बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में पार्ट 15 चालू करने जा रहे हैं और ये शायद आपके बुक का लास्ट चैप्टर भी है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर वायु है ना, हम सब वायु से परिचित हैं। तो हमारे चारों ओर जो है वो वायु का एक आवरण है, वायुमंडल है। चलिए आज हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 15 में। तो देखिए पाठ प्रस्तावना। अध्याय 9 में हमने ये सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं बच्चों कि वायु जो है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है वो प्राण वायु है। ठीक है, उसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हम लोग ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं या अंतःश्वसन में अंदर लेते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीक़ों से अनुभव की होगी। इसे आप तब तक अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियाँ खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटकते कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। आपने देखा होगा कि वायु हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम लोग अनुभव ज़रूर कर सकते हैं वायु को। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। तो ये सब वायु की उपस्थिति को दर्शाती हैं। ठीक है, क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन विधि द्वारा अलग किया था? देखिए, जब तेज वायु चलती है तो इसी प्रकार हम लोग अनाज से भूसे को अलग करते हैं निष्पावन विधि द्वारा, कि थोड़ी ऊंचाई पर चढ़कर हम लोग जब ऊंचाई से गिराते हैं तो हल्की शुद्धियाँ अलग ढेर बना लेती हैं, और जो अनाज है भारी होने के कारण वो अपने पैरों के पास ही एक अलग ढेरी के रूप में बदल जाता है। निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। आप सब जानते हो वायु के अंदर बहुत अधिक यांत्रिक ऊर्जा होती है, और वायु जो है वो कभी कभी इतनी तेज़ या प्रबल चलती है कि घरों की छतें, टीन शेड, छप्पर आदि भी उड़ जाते हैं उसके साथ में। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? चित्र 15.1 में देखिए बच्चों, ये फिरकियाँ हैं। बचपन में हमने भी बनाई है, आप लोग भी बनाते होंगे। क्रियाकलाप करते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ हैं ये। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? बिल्कुल हवा की दिशा के अनुरूप फिरकी घूमेगी बच्चों। देखिए ये चित्र जो है ना, यहाँ पर ये फिरकी जो है वो घूम रही है। ठीक है, फिरकी को कौन घुमाता है? हवा ही घुमाती है। क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? देखिए वात सूचक ये रहा, ये एक ऐसा यंत्र है जो हवा के चलने की दिशा में ही आके रुकता है। ये देखिए, ये जो तीर का निशान है, इसमें हवा की दिशा को बताता है। तो वात सूचक को घूमते हुए देखा है चित्र 15.3 में। यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। इससे हमें वायु की दिशा का पता चल जाता है। आगे देखिए क्रियाकलाप 15.1 है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो चलो देखें बच्चों। अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 2, कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? देखो, एक खाली बोतल से प्रयोग किया हमने। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डालिए। देखिए यहाँ जब डाला हमने पूरा सीधा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बोतल को थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो बुदबुदाहट के साथ बुलबुले उठने लग जाएंगे। ठीक है, बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? नहीं करेगा बच्चों। पहली स्थिति में पानी बोतल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि बोतल वायु से भरी है पूरी। ठीक है, अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, दूसरी स्थिति की तरह तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हवा निकलेगी वैसे वैसे उसकी जगह पानी ले लेगा। क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं? बिल्कुल। या बुदबुदाहट भी सुनाई देती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? बच्चों, बोतल के अंदर हवा थी। हाँ, आप सही हैं, यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। इसीलिए पूरा टेढ़ा करने पर बोतल के अंदर जो है वो पानी नहीं जा रहा था। ठीक है, बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है।
यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार भी देख सकते हैं। इसीलिए बच्चों ये हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये रंगहीन है और पारदर्शी है ना। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायुमंडल की परिभाषा आपकी कि हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, पतली परत से, और इस परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, जो पर्वतारोही हैं वो ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वायु जो है वो विरल होती जाती है, कम होती जाती है बिल्कुल। इसीलिए वहाँ पर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही यानी पर्वतों पर चढ़ने वाले ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों लेके जाते हैं? अब देखेंगे वायु किससे बनी है ना। वायु जो है वो एक अकेला पदार्थ नहीं है बच्चों, मिश्रण है बहुत सारी गैसों का। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब बहुत सारी गैसें इसमें मिली हुई है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों यानी घटकों के बारे में पता लगाएं बच्चों। पहला है जलवाष्प। आपको पता है कि जब भी तेज़ धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो सागर, महासागर या जो भी जल के स्रोत हैं, जलाशयों से पानी जो है वो जलवाष्प के रूप में बदल जाता है और वायु में घुल जाता है। तो ये जलवाष्प हवा में ही तैरती रहती है। इसका हमने प्रयोग द्वारा आपको एक प्रयोग करके भी इसको सिद्ध किया था हमने कि एक गिलास लेंगे, उसमें बर्फ़ डालेंगे और गिलास ठंडा था, तो आपने देखा कि उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें, तो ये बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आई? जो हवा बहती हुई गिलास से टकराई, उसके अंदर जो जलवाष्प थी वो जलवाष्प गिलास की बाहरी सतह से टकराकर संघनित हो गई थी और इस प्रकार गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें आ गई थी। तो देखिए, जलवाष्प हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, यानी पुनः जल में बदल जाती है बच्चों, तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वरना जल चक्र के माध्यम से देखिए आप बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, तो जो जल की हानि हुई है जलवाष्प के रूप में वो पुनः पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ये नया पाठ चालू किया था और इसमें से आपको वायुमंडल की परिभाषा, ठीक है, और इसके अलावा पर्वतारोही जो हैं वो ऊंचाई पर जाते समय या ऊंचे पर्वतों पर जाते समय ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में क्यों रखते हैं, और ये प्रयोग, ठीक है ना, एक खाली बोतल में वायु की उपस्थिति का प्रयोग, ये तीनों जो हैं आपको कॉपी में एज ए होमवर्क आज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो है हम लोग कल के वीडियो से पढ़ेंगे।